वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। लोकसभा के चुनाव अपने चरम पर है। मौसम गर्म है, सियासत भी उबल रही है, सियासी पैतरे चले जा रहे हैं और तीसरा चरण करीब है। लेकिन चुनावी बिसात में भरोसा नहीं कि कब कौन किस खेमे में चला जाए और कब कौन स्टार प्रचारक बन जाए, कब कमान किसके कंधे पर चली जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ खेला हो रहा है। उसके अलावा इस 2024 के चुनाव में कुछ पार्टियों के बड़े नेता जेलों में भी है। मतलब कि इस बार 2024 का चुनाव अपने आप में बहुत खास है। अखाड़े में बहुत सारे पहलवान हैं, बहुत कुछ धुंधलापन भी है। बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक हर जगह रैलियों का दौर चला है और चलता भी रहेगा, क्योंकि 2024 है ही कुछ खास। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्वनी साही जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ प्रखर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ बबीता अहलावत जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी। और हमारे साथ योगेश सोनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ विनय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं झारखंड से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले विनय जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि इस बार 2024 के चुनाव से पहले दिल्ली और झारखंड ऐसे दो जगह रही है जहां पर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री थे वही जेल में है। तो ऐसे में जो उनके लिए जो चुनावी खाका है वो तैयार करना, रणनीति तैयार करनी, उसकी कमान कहाँ जाएगी। एक चीज़ और है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा था जिस तरीके की तस्वीरें दिल्ली में रही हैं। अगर आपने देखा होगा, ऐसा कहा जा रहा था कि झारखंड के अंदर भी जो कमान है मुख्यमंत्री की वो उनकी धर्मपत्नी जी के पास आ सकती है, लेकिन शायद बगावती सुर वहाँ पर ज़्यादा थे, इस वजह से वहाँ मुख्यमंत्री किसी और को बनाना पड़ा। तो वो जो पूरा का पूरा एक घटनाक्रम है, उसके बाद जब 2024 का चुनाव आया तो उसे लेकर आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार 2024 का जो चुनाव है वो झारखंड में क्या करने जा रहा है, वहां पर क्या होने जा रहा है? विनय जी, मेरी आवाज आई आपको? आवाज आ रही है जी जी, मेरा सवाल आया आपको समझ में? जी जी। क्या प्रश्न है, जरा दोहराई। जी विनय जी, मैं कह रहा था कि 2024 का जो इस बार का चुनाव है दिल्ली और झारखंड के लिए कुछ अलग तरीके का है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, जिन जो कर्ता धर्ता थे वो जेल में हैं। आपके यहाँ भी जो सरकार है उसके जो मुखिया हैं वो जेल में है, मुख्यमंत्री खुद जेल में है। वहां पर भी कुछ इस तरीके की खबरें आ रही थी कि जो कमान है शायद उनकी धर्मपत्नी जी के पास जा सकती है, लेकिन शायद बगावती सुर वहां ज्यादा रहे, इस तरीके की खबरें रही और कमान जो दूसरे के पास गई। उसके बाद जो 2024 का जो चुनाव है झारखंड का, उसे लेकर आप क्या देखते हैं वहां पर? क्योंकि रणनीति के मामले में जो वहां मुख्य दल है उसकी स्थिति आपके सामने है। ऐसे में वहां पर भाजपा भी गरज रही है, कांग्रेस भी गरज रही है, इंडिया गठबंधन भी है। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, तो मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो उन्होंने पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। और जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर चंपई सोरेन को उसके पहले ही, जेल जाने के पहले सर्वसम्मति से बैठक करके विधायक दल का नेता निर्वाचित कर लिया गया। और एक ही साथ लगभग राजीव को अपना इस्तीफा दिया और उसी समय चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना दावा पेश किया था। हालांकि राज्यपाल इसके लिए उस समय तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हमने तो सिर्फ हेमंत सोरेन को टाइम दिया है और अगर सदन के नेता नहीं चुने गए तो उसके लिए वो टाइम मांग कर आए। तो इसके लिए थोड़ा समय लगा। फिर राज्यपाल ने निर्णय लिया कि बहुत इनके साथ है और उनको शपथ दिलाने का काम किया। लेकिन जहां तक कल्पना सोरेन का सवाल है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते थे कि वो चुनाव जीते, लेकिन चुनाव को लेकर एक लफड़ा था। क्योंकि 1 साल से कम समय बच रहा था, तो इसके कारण कहा जा रहा था कि फिर से विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। और अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता कल्पना सोरेन को, तो 6 महीना के अंदर अगर चुनाव नहीं होता तो उनकी मुख्यमंत्री पद से हट जाते। इसलिए वो निर्णय चंपई सोरेन को लिया गया। अब क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने वहां चुनाव कराने का फैसला कर दिया। गांडे विधानसभा है जहां से सरफराज अहमद विधायक हुआ करते थे। उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को इस्तीफा अपना दे दिया था।
और उसके बाद पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। सरफराज अहमद को, गिरिडीह जिले के बड़े कद्दावर नेता और गांडे से कई बार विधायक रहे, और सरफराज अहमद पहली बार 1980 में विधायक चुने गए थे। यानी जब उनका इस बार राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होगा तो उनका संसदीय जीवन 50 साल का हो जाएगा जी। मैंने बिहार और झारखंड में कुछ ही नेता ऐसे हैं उनका होगा, और झारखंड के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो चारों सदन के सदस्य रहे, विधान परिषद के भी, विधानसभा के भी, लोकसभा के भी और राज्यसभा के अब सदस्य बन गए। वो तो वैसे राज्यसभा का विधिवत वोट मई में, विनय जी वो तो हो गए। अभी चुनाव की दृष्टि कैसे आपको लगती है? चुनाव क्या कह रहा है वहां का? झारखंड की अगर हम बात करें 2024 का जो चुनाव है, हम तो थोड़ा सा पुराना इसलिए बताना चाह रहे थे आपको बात कि जो हमारे दर्शक हैं वो पूरा बैकग्राउंड जान जाए तो उनको नई बात जानने में आसानी होगी। अब चुनाव को लीजिए, अब क्या हुआ कि इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना सोरेन को नेता बना दिया। कल्पना सोरेन तो घर में थी, लेकिन अब कल्पना सोरेन क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी महिला है, अंग्रेजी हिंदी फर्राटेदार बोलती है, और अब वो गांडे से उम्मीदवार हो गई, उन्होंने नामांकन भर दिया। अब बैठे बैठाए झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा कल्पना सोरेन के रूप में मिल गया, जो हर जगह हेमंत सोरेन के जेल में रहने के बाद प्रचार प्रसार पार्टी के लिए, क्योंकि अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता थे शिबू सोरेन, उनकी तबीयत अब खबर में नहीं है, तो हेमंत सोरेन पर ही पूरी जवाबदेही थी। लेकिन अब हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने ये जिम्मेदारी उठा ली और जनता उसको पसंद कर रही। गांडे में भी जब उन्होंने नॉमिनेशन किया तो काफी भीड़ थी, बहुत अच्छा उन्होंने संबोधन किया। तो मेरे ख्याल से झारखंड में एक अच्छी लड़ाई इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है आजसू के साथ, तो एक अच्छी लड़ाई देखने को झारखंड में मिल रहा है। और बड़ा दिलचस्प इस बार का लोकसभा का चुनाव होगा। अगर आज की परिस्थिति में कहें तो भारतीय जनता पार्टी के तो पास 13 सीट कर सकते हैं, चूंकि एक मधु कोड़ा की पत्नी जो गीता कोड़ा जीती थी कांग्रेस से, वो भी बीजेपी में शामिल हो गई, तो अब कह सकते हो उस लिहाज से 13 भारतीय जनता पार्टी 12 सीट जीता, लेकिन गीता कोड़ा के जाने के बाद 13 हो गया, और अभी इंडिया गठबंधन के पास एक राजमहल का सीट है। लेकिन मेरे जैसे लोगों को लगता है कि इस बार लड़ाई बड़ा दिलचस्प होगा, और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन कुछ सीटें बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी, तो सीटें लेने में कामयाब हो जाए, ऐसी स्थितियां लगती है। प्रखर भाई लगातार जो चीज़ें चल रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक कांग्रेस को झटके भी लग रहे हैं इस चुनाव में, और क्या क्या रहेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी तो सूरत का मामला ही था, लेकिन इसके अलावा इंदौर का एक और मामला सामने आया, उसके अलावा दिल्ली की जो घटना है वो आपके सामने है। तो ऐसे में कांग्रेस को क्या लगता है कि जो लोग हैं, कौन से कारण है कि जो अपने लोग हैं एन वक्त पर जा रहे हैं? एक तरफ तो राहुल गांधी जी लगातार मेहनत कर कह रहे हैं कि कांग्रेस में भीड़ जुट रही है, कांग्रेस के अंदर लोग आ रहे हैं, लेकिन इसके उलट जो उनके सिपे सालार रहे हैं, जो उनके साथी थे, वो उन्हीं के साथियों पर बड़े बड़े आरोप लगाकर बाहर का रास्ता ले रहे हैं। इसे कैसे करेंगे? कैसे 2024 का जो रण है वो सधेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति है, उससे लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गठबंधन के लोगों के भी फिर सवाल उठते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनता के मुद्दों पर फोकस है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इस देश का 44% युवा जो 25 साल से कम का है वो बेरोजगार है। 84 करोड़ लोग इस देश के हैं जिनको 2 वक्त खाना नहीं है, गवर्नमेंट को देना चल रहा है। तो मेन मुद्दे पर हैं, हम उनसे भटकने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितना चाहे भटका ले, अरे ये लोग तो संविधान बदलना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं, ये एन के एन प्रकार मेन मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जितने भी नेता गए हैं उन सबको सब कुछ दिया है। कांग्रेस पार्टी की वजह से उनको टिकट मिला, कांग्रेस पार्टी की वजह से जो भी प्रोफाइल है उनकी वो है। अगर वो अपने पर्सनल उसके लिए जाना चाहते जाए। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों के लिए खड़ी है और बिल्कुल भटकने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी जितना चाह ले, हर दिन एक नया मुद्दा लाती है, कभी बताती है हमारे मैनिफेस्टो की मतलब ये जो आपके लोग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं प्रखर जी? भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई ऑफर दे रही होगी, तभी जा रहे हैं।
और देखिए मेन बात है, पार्टी बहुत बड़ी है और इसमें बहुत नेता है। पार्टी जनता के लिए, जनता के लिए खड़ी होती है और जनता की जो जनता के मुद्दे हैं उनके लिए खड़ी होती है। पार्टी खड़ी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जनता में उनके मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। हम जातिगत जनगणना लेकिन कराना चाहते हैं। आपके जो नेता हैं वो उनके जो मुद्दे हैं उन्हें वो पसंद नहीं आ रहे। अब देखिए इस देश में स्थिति ये है कि इस बार आईआईटी बॉम्बे के 33% प्लेसमेंट नहीं हुआ, आईआईटी बॉम्बे जैसा इंस्टीट्यूट का। तो हम अब उनको वो मुद्दे नहीं पसंद आ रहे हैं, उनको कुछ और पसंद आ रहा है, तो भाई ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी जनता के लिए खड़ी है, जनता के मुद्दों के लिए खड़ी है। और इस देश में बेरोजगारी चरम पर है। 30 लाख सरकारी पद खाली, अगर हम कहते हैं उसको भरना है तो क्या गलत कहते हैं? अगर हम कहते हैं सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे तो हम क्या गलत बोलते हैं? पर प्रखर जी यहाँ फिर सवाल एक आपकी तरफ भी उठता है, सरकारें आपकी भी रही हैं, क्या वहां पर बेरोजगारी कम हो गई? क्या वहां पर ये जो आंकड़े हैं वो घट गए? क्या वहां पर जो ये सवाल हैं वो नहीं रहे? ऐसे बहुत सारे विषय फिर आएंगे। नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ संजय जी, जब हमारी सरकार थी तो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था। आज के टाइम पर क्या, यही भारतीय जनता पार्टी जब राजस्थान के इलेक्शन में जाती है तो 450 रुपए का सिलेंडर कोट करके आती है, आज तक नहीं दिया 450 रुपए का। उत्तर प्रदेश यहाँ सबसे ज्यादा सांसद इनके आते हैं, वहां पर सरकार इनकी 1100 रुपए उसे ऊपर का है। तो महंगाई की बात कर ली आपने। अब आते हैं बेरोजगारी पर। क्या हमारे टाइम पर इतनी बेरोजगारी थी? क्या हमारे टाइम पर किसान धरना ऐसे देता था? क्या हम 3 काले कानून लाए थे? हमने लाखों करोड़ रुपए किसानों का माफ किया था। भाई 15 वर्ष पहले क्या था और 15 वर्ष बाद क्या है, इस पर अगर बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें बदल गई। 15 वर्षों में भारत बहुत बदला है। भारत क्या, पूरा विश्व बदला है। तो ऐसे में 15 साल पहले की बात करें, आज करंट के मुद्दे पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है जी। नहीं तो आप ये बताइए, उससे 15 साल पहले चले आइए तो भारत में और कम चीजें थी। मगर मैं आज के टाइम पर बता दो क्या क्या हुआ इन 10 सालों में। 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का देश का कर्जा कर दिया इन्होंने। ये हुआ। 84 करोड़ लोग इस हालत में नहीं है कि 2 वक्त तक खाना ले पाए राइट टू फूड के तहत। और राइट टू फूड में किसी मिडिल क्लास को खाना नहीं मिलता है, गरीब को खाना मिलता है। तो इसके तहत जो राइट मतलब इतने लोग गरीब हो गए हैं कि 2 वक्त तक खाना नहीं ले पा रहे। ये इन 10 सालों में हुआ, हमारे टाइम पर नहीं हुआ। और उसके बाद भी आप ही के लोग चले गए। नहीं, अब जो पर्सनल अपने फायदे के लिए जाना चाहते हैं जाए। मतलब उन्हें ये आंकड़े पसंद नहीं आए। पार्टी मुद्दों पर चलती है। हमारे मुद्दों पर है, उनसे पूछ लीजिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं उनके लिए चले गए वो। ये तो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के यहाँ सुनाई नहीं जाता, सुनवाई नहीं हो रही तो हम चले गए। नहीं, जो आप बता दे रहा हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी मंच से प्रधानमंत्री जी ने कितने नेताओं को भ्रष्टाचारी बोला और बाद में अपने यहाँ ही ज्वाइन करा लिया उनको, बड़े बड़े पद दे दिए। तो भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है और सुना क्या नहीं जाता, सबकी बात सुनी जाती है, मगर कोई अपने पर्सनल फायदे के लिए जाना प्रखर चाहता भाई है तो बहुत सारे नेता आपके यहाँ भी आए, वो बीजेपी से भी आए, उन्हें आपने भी जगह दी। जिनको हमारे मुद्दे पसंद आएंगे वो आएंगे। तो फिर तो ये एक वो है। लेकिन फिर भी अगर मैं दिल्ली की बात करूं प्रखर भाई, दिल्ली के अंदर की जो घटनाएं हैं, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत सारे विवाद आपके नेता कह रहे हैं कि उसे लेकर शायद इस तरीके की खबरें हैं, मैं इसे पुष्टि तो नहीं करता पर इस तरीके की चर्चाएं हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे उनका आंतरिक विषय है हमारा। उन्होंने ना पार्टी छोड़ी है, ना वो बीजेपी जा रहे हैं, ना उन्होंने कोई ऐसी बात करी। आपस में देखिए जब होता है, हमारे डेमोक्रेसी है, हमारे नेता अपनी बात रख सकते हैं और उसी के लिए हम लड़ भी रहे हैं देश में। उनको कोई बात थी जो उनको रखनी थी, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखी है। चुनाव का वक्त चल रहा है, चुनाव में पूरी पार्टी बिजी है, सारे नेता बिजी है। चुनाव के बाद उस बात का निस्तारण निकाला जाएगा। चलिए, अभी तो चुनाव में बिजी है, चुनाव के बाद निस्तारण होगा। मैं हमारे साथ अहलावत जी भी हैं। बबीता जी, देखिए दिल्ली को लेकर बात हो रही थी और आप भी क्योंकि प्रवक्ता भी हैं और आपके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं, लेकिन एक बात जिसकी चर्चा आजकल जोरों पर है कि जब से केजरीवाल जी जेल गए हैं, जिस तरीके से विनय कुमार जी ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना सोरेन जी को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया कि एक बड़ी नेता वहाँ पर हो गई, तो इसी तरीके की तस्वीरें आपके यहाँ भी है कि वहाँ पर भी जो केजरीवाल जी की धर्मपत्नी जी हैं वो इतनी बड़ी नेता शायद वहाँ पर भी हो गई कि उनका ही रोड शो, उन्हीं की चर्चा होने की बात हो रही है। जबकि आपके यहाँ तो बड़े बड़े नेता हैं जो शुरू से साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह जी की बात हो, चाहे वो भारद्वाज जी की बात हो, चाहे आतिशी जी की बात हो, चाहे आप जैसे और भी बहुत सारे दिग्गज वहाँ रहे हैं। तो ऐसे में जो ये परंपरा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं कि वही लोग जो अभी प्रखर जी से भी मैं बात कर रहा था वो टाल गए, जो आरोप प्रत्यारोप उनके प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए, उसे लेकर भी आपकी क्या राय रहेगी? जी देखिए,
हमारी पार्टी में हमारे मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी। हाँ और आज झूठे आरोपों के चलते उनको जेल में डाल दिया जी। गया। ये बीजेपी की तानाशाही है। लेकिन इस जो हमारा मुश्किल वक्त चल रहा है, इसमें सारे पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब एकजुट होके सब लगे हुए हैं। और ये हमारी माननीय सुनीता केजरीवाल जी की बहुत एक बड़ाई की बात है कि इतने कठिन समय में भी वो बाहर आके और अपने पति का दायित्व, जो उनके पति की जिम्मेवारी थी, उसको निभा रही हैं। ये एक भारतीय नारी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जब भी पति पे कोई मुसीबत आती है तो भारतीय नारी सबसे पहले आगे खड़ी होती है कि नहीं, आज मेरे पति पे मुसीबत है तो आज मैं सबका सामना करूंगी और जो भी उनकी जिम्मेवारियां हैं उनको मैं पूरा करूंगी। तो इस जैसे तो आपका इशारा इस ओर है कि उनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी थी, तो क्या मुख्यमंत्री का जो पद है वो भी उनके पास जा सकता है आने वाले समय में? और आप ये कह रहे हैं कि उसे समस्त कार्यकर्ता उसका स्वागत करेंगे? बबीता जी, केजरीवाल जी ही रहेंगे। और वो तो एक धर्मपत्नी होने के नाते सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हैं कि जिस तरीके से एक पत्नी अपना फर्ज निभाती है, हर एक काम को बांटा जाता है, पति पत्नी के बीच में ये होता है कि हर जिम्मेवारियों को बांटा जाता है और मिलकर चलती है। तो जो ये चर्चाएं चल रही हैं ये किसके द्वारा हैं बबीता जी? ये सब जो चर्चाएं जो बातें चल रही हैं सबके पीछे क्या है? राजनीति खाली? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही चर्चा चल रही है कि भाई उनको सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए या सुनीता केजरीवाल जी को सीएम बनाया जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखिए, वो भी हमारे जो सीएम साहब हैं वो भी अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से इतने सारे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब दिया जाएगा और बिल्कुल एक अच्छे तरीके से उनकी सुनवाई भी होगी सुप्रीम कोर्ट में और वो बेदाग हैं ये सुप्रीम कोर्ट प्रूव करेगा अभी। और सुप्रीम कोर्ट में ही सारी चीजें अभी तय की जाएंगी। नेक्स्ट हियरिंग में आपको पता लग जाएगी सारी सच्चाई, क्योंकि जो सवाल ईडी के द्वारा ईडी से पूछे गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका जवाब ही नहीं है ईडी के पास। नहीं वो ठीक है, वो तो बबीता जी एक अलग कहानी। हम तो आज चुनाव की बात कर रहे थे कि इस तरीके की जो चर्चाएं हैं, इस तरीके की जो बातें हैं, उसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। और आपको क्या लगता है कि जो मैं एक बात और कर रहा था कि जो लवली जी ने एक बम फोड़ा है, उनका लेटर बम जो चला है, उसे लेकर आपके क्या राय है? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी है फैसला जो भी उन्होंने लिया है, लवली जी ने, उनका अपना पर्सनल डिसीजन है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। पर ठीक है, जिसका अपना व्यक्तिगत जो भी ये लोकतंत्र है, इसमें सबको स्वेच्छा से किसी भी पार्टी में जाने का, कहीं भी अगर आपके विचारों में मतभेद है तो हो सकता है आप दूसरी पार्टी में जाके ज्वाइन कर रहे हैं, आप दूसरी पार्टी से ज्यादा प्रभावित हो चुके होंगे या हो सकता है ईडी का डर भी हो, क्योंकि आज तो बीजेपी एक काम कर रही है, बस ऑपोजिशन के नेताओं को ईडी और सीबीआई के द्वारा डराया जा रहा है। हो सकता है कोई इस तरीके का डर उनके पास भी हो, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का डिसीजन लिया है। अश्विनी शाही जी, देखिए बबीता जी भी कह रही हैं और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं प्रखर जी, वो भी कह रहे हैं कि सब कुछ आप ही सब चर्चाएं चला रहे हैं, आप ही सब लोगों को डरा रहे हैं, आप ही सब लोगों को भगा रहे हैं, आप ही सब लोगों को ला रहे हैं। और विनय जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि आपने घर बैठे झारखंड में एक बड़ा नेता पैदा कर दिया, मतलब ये सारी देन आप ही की है। देखिए, विनय जी जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। और अपनी आप लोगों की अपने सोर्स होते हैं और अपने जो है एक नजरिया होता है। भाई, अगर परिवार की वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो परिवार से बाहर कैसे चंपई सोरेन जी को कैसे बर्दाश्त किया गया, उतना विरोध ना हुआ होता तो कहीं ना कहीं से एक एमएलए को इस्तीफा दिलवाया गया था। अभी जिसके बारे में विनय जी बता रहे थे, सरफराज जी को उनको भेजा गया राज्यसभा, तो तैयारी तो थी परिवार में जाने की, मगर वो कुछ ऐसी टेक्निकल अड़चन आ गई। नहीं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखिए लालू प्रसाद जी ने कैसे कन्विक्टेड होने के बाद राबड़ी देवी को बना दिया, उसी तरीके से कल्पना जी थी, आज खड़ाऊ लेकर घूम रही हैं। अभी जिन्होंने कहा, अभी हमारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रही थी कि वो भारतीय नारी की का कर्तव्य निभा रही हैं, पवित्र पत्नीव्रता नारी हैं। अरे भाई, राजनीति में पत्नीव्रता और पतिव्रता नहीं होता है। राजनीति में आपका वो चाहते नहीं है कि वो शीश महल उनके हाथ से हटे, जिसमें 9 लाख रुपए का तो उन्होंने पॉट लगवाया हुआ है अपने टॉयलेट में, तो वो सुविधाओं को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वैगन आर से आकर जो है आज मर्सिडीज पर आ गए हैं वो, तो सुविधाओं के आदि जब हो जाता है, सुविधा भोगी हो जाता है, और नैतिकता की तो पतन की पराकाष्ठा है। और देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उनको छोड़ देगा, वो निर्दोष हैं। ये लोग हमेशा चिल्लाते रहे। आज ही मनीष सिसोदिया को जमानत रद्द की गई है, इनको जमानत मिल नहीं रही है।
तो चीजें बड़ी कठिन है, ये लोग सोच रहे हैं। अब रही कांग्रेस की बात, अगर कांग्रेस के सामने बड़े भारी मुद्दे हैं देश में, तो ये बताइए, ये फेक वीडियो उनके 8 प्रदेश के लोगों को चलाने की जरूरत क्या थी देश के गृह मंत्री को बदनाम करके? क्योंकि इन लोगों ने चाहा कि उन मुद्दों को, अभी हमारे प्रखर भाई ने बड़े मुद्दे गिना दिए, इसकी चर्चा भी करूंगा मैं अभी, लेकिन उन मुद्दों को जो कि वहां पर संवैधानिक व्यवस्था नहीं है कर्नाटक में संजय जी, और 4% मुस्लिम आरक्षण दिया है, तो इन लोगों ने दलितों का विक्टिम कार्ड खेला और उस वीडियो को इस तरीके से बना दिया कि माननीय गृह मंत्री जी दलितों के खिलाफ बोल रहे हैं। और इनके एक विधायक जिग्नेश मेवाणी जी विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिए कि दलितों का वो हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, दलितों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। अरे भाई, आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री क्यों ऐसा कर रहे हैं? पकड़ा गया आसाम का आपका मीडिया का वो जो कोऑर्डिनेटर था वार रूम का, जिग्नेश मेवाड़ी का पीए पकड़ा गया। अभी तो जड़ तक पुलिस पहुंचेगी कि आप लोगों ने एक देश के, भारत के इतने बड़े गणराज्य के गृह मंत्री को बदनाम करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए एक फेक वीडियो का सहारा दिया। जो आपके नेता ने मोहम्मद की दुकान खोली थी उसमें बेच रहे हैं वो वीडियो। और प्रखर भाई, आप कह रहे थे कि हमारे समय में इतनी महंगाई थी, 73 में 27% महंगाई थी, याद कर लीजिएगा। 5 साल के लिए जनता के पैसे को बैंक में फ्रीज कर दिया गया था। और आपको मैं बताऊं, कर्जे की बात आप कर रहे थे, कर्जा 17 लाख करोड़ का अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देश को देकर गए थे। आप लोगों ने 60 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ करने का काम किया था 10 सालों में। और आज जब अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आ गई है, मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरे नंबर पर, परचेजिंग पावर पर पेरिटी में हम जो है तीसरे नंबर पर, कहां है आप? एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है। तो कर्जा, जब अगर इस तरीके की कर्जे जो आप लोग समझाते हैं, दुनिया को समझाते हैं कि 70 साल में इतना कर्जा हो गया, तो भाई अमेरिका डूब गया होता, जापान डूब गया होता, जर्मनी खत्म हो गया होता। उनके पास तो 100, 120, 130, 200% तक कर्जे कई देशों के पास हैं। तो आप लोग इसका भ्रम फैलाना छोड़ दीजिए। और तीसरी बात एक मैं बताना चाहूंगा, किसान, इन्होंने कहा धरना देता था, लग रहा है कि आप वो विदिशा वाला भूल गए हैं। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, धरना हो रहा था शांतिपूर्वक, गोली चलवाई थी दिग्विजय सिंह ने, 27 किसान मरे थे। धरना वरना भूल जाते हैं क्या आप लोग? कि आप लोगों ने हनुमानगढ़ में लाठियां भजवाई थी, कहा था आरती हमने कर्जा माफ करेंगे, आरती भिजवा दिया अभी पिछली सरकार में आपके। प्रभु, आप लोगों ने जितने कुकर्म किए हैं, इसीलिए जनता ने आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। और आज सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में मोदी फैक्टर है, और आज मोदी जी की बात सुनी जाती है, जनता उनके ऊपर भरोसा करती है। जी संजय जी। नहीं, लेकिन ये भी कहा जा रहा था अश्विनी जी की बहुत सारे लोगों को जो आप ले रहे हैं, जो प्रखर ने एक और सवाल आपकी तरफ उछाला था कि ऐसे लोग जो वो पहले, भी उसका भी जवाब, जी जी जी, जो पहले कांग्रेस में ही थे, जो पहले कांग्रेस में आपको गलत लगते थे, आज वो आपके यही है। अब थोड़ा सा इसमें जो है संजय जी, 1969 की मैं बात करता हूँ। हाँ, इंदिरा गांधी जी, मतलब आप भी बीते वक्त पे ही जाएंगे, आप भी प्रखर की तरह पुराने वक्त की बात करेंगे। आज नया कुछ नहीं। पार्टी की प्रॉब्लम है संजय जी, मैं इतिहास में जाते हैं उनका। प्रखर भाई आपके पास आऊंगा, प्रखर भाई बोलने दीजिए, फिर आपसे बोलेंगे। आपके बीच में नहीं बोला था। अश्विनी जी बोलिए जी। 1969 में इंदिरा गांधी जी कांग्रेस से निकाल दी गई थी भाई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का दोस्त तो नहीं था। देवराज अरस अलग कांग्रेस बनाए, उसमें दोस्त नहीं था। शरद पवार जी ने अलग बनाया, उसमें उनका भाजपा का दोस्त था। ममता बनर्जी जी ने निकल के जो है दूसरा बनाया, बीजू पटनायक जी ने अलग बनाया। तो भाई आज जो आपके नेता जा रहे हैं, अब मैं नए नेताओं की बात करता हूं। जितिन प्रसाद जी जिस दिन कांग्रेस से छोड़े, उस दिन मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कांग्रेस का, वो तो कूड़ेदान में पड़े थे, वो चले गए। तो भाई जब इनके यहाँ कूड़ेदान में पड़ा होता है, हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री आसाम के वहां बैठे रहे और राहुल जी कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, जब ये सम्मान होगा। प्रमोद कृष्णन जी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही काला अध्याय है, वो है राहुल गांधी। ये प्रमोद कृष्णन जी के बयान है। तो इस टाइप से लोग हैं। तो यहाँ पर लोगों को जब सम्मान कांग्रेस नहीं देगी तो लोग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में सम्मान होता है जिस तरीके से इन अपने लोगों को, देखिए स्टेशन पर
और रेल में लिखा रहता है कि अपने माल असबाब की सुरक्षा स्वयं करें, तो ये लोग अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पाते प्रखर जी, तो देखिए उन्होंने कहा कि आप अपने जो सुरक्षा है स्वयं करें, मतलब आपका जो भी एक सामान है वो तो लेने के लिए तैयार है, आपको देखना है उसे कैसे रोकना है। नहीं संजय जी, मैं इनका जवाब देता हूँ। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी इतिहास की बहुत बातें करती है। इनका इतिहास क्या है? हाँ, अंग्रेजों की मुखबिरी से करने के सिवा इनका कोई इतिहास नहीं था। दूसरी चीज, आप कहते हैं आपने कितने सारे आरोप लगाए। आपके प्रधानमंत्री ने स्वयं अजीत पवार पर आरोप लगाया था भ्रष्टाचारी होने का। आपके अरे सुन लीजिए उसके बाद आपके अरे सुन लीजिए प्रखर भाई एक चीज बताइए, ये इतने लोगों के नाम लिए, हाँ आप इसलिए इन्होंने इतने लोगों के आपसे नाम लिए, ये सब भी क्या इनकी वजह से ही गए, इस पे भी एक बात रख दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, आप इसे ले रहा हूँ भाई, आप इसे ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अश्वनी साई जी ने ये कहा इतने बड़े बड़े दिग्गज आपके यहाँ से गए कि बड़े जो पुराने हैं, क्या उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का ही कहीं ना कहीं हाथ था? ये ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर भी आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, उसको अपनी पार्टी में बुला करके बड़ा बड़ा पद दिया। हेमंत शर्मा पर अमित शाह ने आरोप लगाया था, अजीत पवार पर नरेंद्र मोदी जी ने मेन मंच से आरोप लगाया था। तो भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड। शरद पवार जी जिसको भी भ्रष्टाचारी बोलते हैं, नहीं जिसको भी भ्रष्टाचारी बोलते हैं उसको अपने यहाँ लेकर के खाली विधायक सांसद नहीं बनाते हैं, मंत्री और चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। अरे सुन लीजिए, अरे रुक जाइए, अभी आपके बीच में मैं नहीं बोला था। उसके बाद आते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब इतिहास की बात करती है तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। इस देश को एम्स और आईआईएम्स जैसी संस्थाएं किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने दी। पीएसयू हमने खड़े किए इतने सारे, जिसको बेचते जा रहे हैं। ये क्यों बेचते जा रहे हैं? अच्छा, आरक्षण खत्म कर सके। ये बताइए, जब इतने मुद्दे थे तो फेक वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल भी अश्वनी साई का। अगर फेक वीडियो की बात करेंगे तो इनके जो ये आईटी सेल के अध्यक्ष हैं उनको तो सबसे पहले कर देना चाहिए। तो आप भी वीडियो की बात करें, आप भी पुलिस लगाओ उनके पीछे। आपने करना चाहिए था भाई। अरे सुन तो लीजिए, फेक की बात करते हैं। अरे अश्विनी जी सुन तो लीजिए, अगर आप फेक उसकी बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे मैनिफेस्टो पर कितनी झूठी बातें करी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मंच से झूठ बोल रहे हैं। प्रखर जी, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी चीज में पुलिस इन्वॉल्व है, कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी सोशल मीडिया के जो हेड रहे हैं उन्होंने कुछ इस तरीके की स्थितियां की है, तो सरकारें तो आपकी भी तो मालवी जी ने प्रदेशों में आप भी रिपोर्ट दर्ज करा के अंदर कीजिए। मालवी देखिए मालवी जी नहीं करते थे। उन्होंने, मोदी जी ने बोला कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, उसको राहुल जी के ऊपर बना दिया गया। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके चाहती है कि मेन मुद्दों से भटका दिया जाए। इस देश में युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, ये चाहते हैं कि महंगाई और युवा की बेरोजगारी की बात करी जाए। मैं योगेश भाई सभी लोगों को लगभग आपने सुना, बबीता जी भी बहुत कुछ बोली हैं और प्रखर जी और अश्विनी जी ने बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन अगर 2024 के इस चुनाव को देखें तो इस बार आपको नहीं लगता कि इस 2024 में बहुत कुछ कमाल सा हो रखा है? आप देखिए, पहली बात, झारखंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको तस्वीरें कुछ अलग नजर आएगी। दिल्ली की तस्वीरें बिल्कुल झारखंड के जैसी नजर आएंगी। उसके अलावा भी अगर आप देखें बहुत सारी जगह जो स्थितियां हैं इंडिया गठबंधन में, राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो गठबंधन है वो एकजुट होकर एक साथ प्रयास में आए। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जरूर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन बाकी जगह ऐसा क्या हो जाता है कि योगेश भाई की राहुल गांधी की जो मेहनत है उस पर उन्हीं के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या बड़े नेता हैं वो पानी फेर देते हैं। और दिल्ली और झारखंड को लेकर भी आप जो सियासत है वो कैसे देखते हैं योगेश भाई? अरे भाई, मैं आपको सबसे पहले जानकारी दूं कि हमारे सभी साथियों ने इतिहास से लेकर वर्तमान में तमाम बातें बताई, तो मेरी जरा हृदय की बात है वो भी बताऊं। इस समय दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों में हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, एक कुछ अहम मुद्दों पे भी करना चाहिए। 2 लाख स्टूडेंट्स को दिल्ली नगर निगम के पुस्तकें नहीं मिली, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई केजरीवाल सरकार, और उन्होंने सत्ताकाम को लौंडी भी बताया। ये परसों का घटनाक्रम है, आपको भी भली बातें पता है। तो मुझे सिर्फ ये बात समझनी है सबसे पहले अपने सभी पार्टी के दलों से कि जो मुख्य संचालन प्रक्रिया का जो हिस्सा है और जो महत्वपूर्ण हमारा भविष्य भाग है वो हमारा छोटे स्कूलों से, कॉलेजों से, सब चीजों से तय होता है। सरकारी स्कूलों में पुस्तकें नहीं पहुंची, इसके लिए हमें बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। हम भारत के उस टेक्निकल युग में जी रहे हैं जहां आज भी ये दौर है। उसके सिवाय कौन इस्तीफा देता है, कौन क्या काम करता है, ये उसकी स्वेच्छा हो सकती है,
अब आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूँ कि अरविंदर सिंह लवली पहले भी आपको पता हो तो भाजपा ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने फिर इस्तीफा दिया, वो फिर कांग्रेस में आए थे। अरविंदर सिंह लवली को मैं पिछले लगभग 2.5 दशक से जानता हूँ, उनके प्रारंभिकता के इतिहास से लेकर तमाम उनकी चीजों को जानता हूँ। उसके बाद इस चीज की घटनाक्रम की आंतरिक बात क्या है वो तो वो ही जानते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जिसको मीडिया का सोर्स कहते हैं कि सोर्स क्या है, वो कन्हैया कुमार से नाराज हुए। कुछ तमाम घटनाक्रम ऐसे थे कि उनकी जो उपस्थिति थी, जो उनकी मौजूदगी थी, जो उनकी एक शैली थी, उसको वो नकारा जा रहा था। वो इस चीज को लेकर किस चुनाव के दौरान, नोट चुनाव से पहले, नोट चुनाव के बाद, अगर उनके अंदर गुंजाइश होती और आला कमान उनसे खुश या वो आला कमान से खुश होते तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो चुनाव के बाद भी इस्तीफा दे सकते थे। चुनाव के बीच में इस्तीफा दिया। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, अभी दिल्ली के परिवेश की बात कह रहा हूं, उसके गठबंधन की बात कीजिए। देखिए हम भी सड़कों पर रहते हैं, हम भी तमाम चीजों पे खबरें करते हैं, 10,000 सैंपल्स पे हम भी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन संजय भाई कहीं भी, बहुत ईमानदारी के साथ आपके चैनल पे बता रहा हूँ कि कहीं भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उस रूप में दिख ही नहीं रहा। जरूर इनका गठबंधन 4-3 है दिल्ली के परिवेश में, लेकिन कोई भी किसी के विषय में सकारात्मक बात करके राजी नहीं है। अच्छा योगेश भाई, जो सुनीता केजरीवाल वाला दांव जो है, इसे आप कैसे देखते हैं? तो कोई भी उत्तर देने को राजी नहीं है। तो राजनीति की जो हलचल है और जो घटनाक्रम है आज की डेट में, वो लोभ का है, वो स्वार्थ का है, और किसी के जाने किसी के आने से मैं नहीं मानता कोई प्रभाव पड़ता होगा। आज की डेट में जो मेन होते हैं, देखिए अगर आप देखेंगे दिल्ली सरकार की बाकी भी योजनाएं लगातार चालू, ये प्रशंसा समझो या ये समझो कि बाकी योजनाएं चालू है तो बच्चों को पुस्तकें क्यों नहीं मिली। 2 लाख बच्चे इस समय बिना पुस्तक के दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो क्या इस बात को लेकर हमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए? क्या कोर्ट से इसको फटकार लगाई, ये पूर्ति नहीं होनी चाहिए? आप सुनीता केजरीवाल की कमान संभालवाना चाहते हो, इस विषय में हम सबसे पहले कह चुके थे जब केजरीवाल जेल गए थे। पहले दिन डिबेट में आपके साथ हमारी चर्चा हुई थी, आपको ज्ञात हो तो हमने कहा था अगली कमान सुनीता केजरीवाल को दी जाएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को नकार दिया। लेकिन धीरे धीरे चीज लोभ है कि सत्ता का यह आसानी से जाता नहीं। ये मैं पर्टिकुलर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी को, मैं किसी को नहीं, मैं सबको एक साथ कहना चाहता हूँ, ये किसी को जाता नहीं। तो हम जिस परिवेश में चल रहे हैं, और आप ये देखिए 19 का चुनाव, 14 का चुनाव, क्या कारण है कि दोनों चुनाव के जो वो लोग, वो क्या नाम है, चुनाव के वोटों प्रतिशत कम हुए? क्यों कम हुए? पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी कम हुए। इसका कारण 100 में से 38 युवा केवल वोट देने के लिए राजी है, 62 युवा वोट नहीं देना चाहते। वो राजनीति में ना वो रुचि लेना चाहते, ना उनका ब्याज है। इस सैंपल पे जब हमने काम करा, सर्वे पे काम करा, तो उनका मानना ये था कि जो आज की राजनीति है वो हमें कहीं मुद्दों से तो नहीं छोड़ती, लेकिन एक दूसरे के निजी जीवन पे और निजी घटनाक्रम पे ज्यादा उछाला जाता है। तो अच्छा योगेश भाई, ऐसा भी ये देखिए, चुनाव आयोग संजय भाई सुनिएगा, चुनाव आयोग लाखों करोड़ अरबों रुपया खर्च करता है, उसके बाद भी जनता को क्यों नहीं रुझा पा रहा? इसमें गलती किसकी है? अगर जनता को वो रुझा पाता तो क्या वोटों प्रतिशत कम होते या बढ़ते? तो इतना पैसा लगाने के बाद, नेताओं की इतनी आक्रामक शैली होने के बाद, इतना बड़ा तामझाम होने के बाद भी लोग घर से वोट देने नहीं चले गए। और दुर्भाग्य, और हमारा देश जो है युवाओं का देश है। आप देखिए एक सर्वे जो आया है पीछे अभी 5 दिन पहले, 100 में से केवल 38 युवा वोट दे रहा, तो इसका मतलब 62 युवा कहां लुप्त है? क्यों वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा? क्यों वो मानता ही खाली लोगों का काम है? वो क्यों मानता ही ये बुजुर्गों का काम है? उनकी जब फील हमने समझी तो ये बड़ा पीड़ादायक है, क्योंकि निजी हमले ज्यादा है, एक व्यक्तिगत बातें ज्यादा है। अभी भी आपके घटनाक्रम में मुझे 30वें मिनट में मौका मिला, 30 मिनट्स में, क्या आपने देखा कि कहीं भी हमने मुद्दों की बात करी है? आरोप प्रत्यारोप बहुत है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम मुद्दे बहुत है। कौन योजनाओं पे काम कर रहा है, कौन कैसे ऐसी चीजों पे काम कर रहा है जिससे जनता का सरोकार हो। तो ये जो राजनीति है, आपने कहा कि 2024 अलग है, देखिए 2024 के बाद 2029 भी अलग होगा, 2019 भी अलग था, सब कुछ अलग होगा, लेकिन इस अलग के अंदर जो हमारे मुद्दे हैं, जो बुनियादी चीज है, हमें इसको नहीं भूलना चाहिए। राजनीति करने के लिए हम पे हजारों मुद्दे हैं, लेकिन क्या वो जिससे जनता का सरोकार है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पर सोनी जी, एक सवाल आपसे ले रहा हूं। सोनी जी, एक सवाल ले रहा हूं आपसे। आपने कहा कि कहीं ना कहीं लोभ की बात आपने की केजरीवाल जी की पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी पर आपने कहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि सुनीता केजरीवाल अगर सक्रिय हुई है तो वास्तव में आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा? इस तरीके की जो आम आदमी पार्टी की राय है कि भाई वो कहीं ना कहीं परछाई थी, अगर वो आई है, जी आप ही से ले रहा हूं, अगर वो आई है तो क्या दिक्कत क्या है? लेकिन वहां पर जो सवाल आ रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह जी के हो, हाँ, ये जो लोग की बात कही है, ये पहले नहीं कही, सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो अभी पीछे लताड़ पड़ी है, हाँ, कि आप सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं और वो नहीं करते। क्योंकि आज अब मैं बता दूं, इस इतिहास, भारतीय इतिहास के अंदर, भारतीय राजनीति के इतिहास के अंदर
पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सिटिंग सीएम जो जेल के अंदर है। और भी तमाम सीएम जेल में गए, लेकिन वो पहले इस्तीफा देके गए। आप सोरेन का घटनाक्रम देखिए कि पहले इस्तीफा देके गए। अगर बाकी चीजों के लिए दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी है, इसकी संचालन प्रक्रिया में तमाम ऐसे दस्तावेज होते हैं, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसमें डेली प्रतिदिन एक सिग्नेचर हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। वो कितनी मशक्कत के साथ इंटरनली किया जा रहा है। आपको पता सरकार चलाने में दिल्ली में कितनी समस्या आ रही है। इसका कुप्रभाव आपको आज नहीं दिख रहा, कल जरूर दिखेगा। इसका पहला आपको एक व्यक्ति वो दिखा जिसकी मैंने अभी पिछले संघ में चर्चा करी कि बच्चों की जो पुस्तकें नहीं मिल पा रही। सोच की तो मैं इसका सवाल में बबीता जी देखिए, सोनी जी ने सोनी जी ने बहुत ही एक ऐसी बात कही है कि वास्तव में जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है, दोनों जगह तो आप ही हैं। तो ऐसे में अगर 2 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाए और उस पर बात ना हो तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर सोचना होगा। राजनीतिक लोगों को खासकर इन विषयों पर सोचना होगा। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं हमारे सामने। हाँ, बेरोजगारी को लेके, शिक्षा को लेके। शिक्षा के लिए इतना अच्छा आम आदमी पार्टी ने काम किया है दिल्ली में, आज तक शायद किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। आप जाके सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, पहले क्या थी और अब कितने अच्छे सरकारी स्कूलों वो कह रहे हैं कि आपको परसों ही एक डिसीजन ये हुआ, 2 लाख बच्चों तक किताबें नहीं पहुंची। बबीता जी, ये गलती किसकी? हो सकता है कुछ देर सवेर हो रही हो किताबों को मिलने में। हाँ। हो सकता है कुछ ना कहीं एक तो हमारी सारी जितनी भी फाइलें हैं वो एलजी साहब रोक लेते हैं। हाँ। एलजी साहब उनके साइन नहीं करते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि हमें सब चीजों का अप्रूवल एलजी साहब से लेना पड़ता है और एलजी साहब जल्दी से किसी भी फाइल को अप्रूवल नहीं देते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है। और उसके बाद जितना भी काम आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों के लिए किया है, शायद किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में आज तक सबसे अच्छा जो काम किया वो आम आदमी पार्टी ने किया। आप किसी भी सरकारी स्कूल में अब जाके देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है स्टूडेंट्स के लिए और कितना अच्छा सारा सिस्टम बना दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों की तरह उनको बना दिया गया है। लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों में एडमिट करा रहे हैं। अगर ऐसी समस्याएं कुछ छोटी मोटी आ रही हैं तो उनके लिए भी हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अच्छा बबीता जी, एक चीज बताइए, एक आरोप जो लग रहा है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे सकते थे और जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संजय सिंह अभी वहाँ से बाहर हैं, आपके आतिशी बाहर हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, आपके दुर्गेश पाठक हैं, आपके यहाँ और भी बड़े नेता हैं, तो क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके ऊपर भरोसा जताया जा सकता था या जो आम आदमी पार्टी को आगे लेकर चल सकता था? जो मुद्दा दिया वो तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने दिया। क्या उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं? नहीं, देखिए अभी देखिए, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, आज तक किसी ने भी मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? आप एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे आरोपों के तहत जेल में डाल देते हैं और फिर बार बार कहा जाता है इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। मणिपुर के मुख्यमंत्री से आज तक किसी ने इस्तीफे की बात नहीं करी। नहीं, आप देखिए ना कि झारखंड के मुख्यमंत्री पर आरोप लगे दिल्ली की, और बार बार फिर कहा जा रहा है जो मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के लिए काम किया है क्या मणिपुर में वो काम हुआ है? और मणिपुर की जो व्यवस्था है सारी व्यवस्था बबीता जी देखिए, दो तीन ऐसे उदाहरण रहे हैं। अगर आप देखें, लालू यादव जी भी एक उदाहरण रहा है, उसके अलावा अब तो एक आपके सामने झारखंड है ही है। तो ऐसे में जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो अधिकतर इस तरीके की व्यवस्थाएं की जाती है कि भाई ठीक है, जब मैं बरी होके आऊंगा, आरोप मुक्त होके आऊंगा तो अपने आप जवाब मिल जाएगा, लड़ाई तो चलती रहेगी। लेकिन जो मुद्दा दिया है भारतीय जनता पार्टी को वो तो आप ही ने दिया है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी खुद इस बात को मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, जितने इनके भ्रष्टाचारी नेता है या जितने भी बड़े बड़े इनके स्टेट्स में जो जहाँ फेलियर हो रहा है इनका भारतीय जनता पार्टी का, उनके सीएम से ये इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को मुद्दा बना लिया कि केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। क्यों दे वो इस्तीफा, आप मुझे बताइए। क्या आरोप सिद्ध हो गए उनके ऊपर? झूठे आरोप जो इन्होंने लगाए हैं, शरद रेड्डी जो मेन एक्यूज था उससे ही चंदा लेते हैं और मुख्यमंत्री जी को उसके खिलाफ अप्रूवल, मतलब उसको शरद रेड्डी को मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अप्रूवल बनाया जाता है और फिर कहते हैं इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। मतलब सारी राजनीति बीजेपी वाले कर रहे हैं कि किसी तरीके से झूठे आरोप। अश्विनी शाही जी क्या कहेंगे आप? अश्विनी शाही जी, बबीता भी बोल रही हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता परखर भी बोल रहे हैं। बबीता जी ने भी आप ही की तरफ को इशारा कर दिया। परखर जी तो आपके ऊपर एकदम फायर हैं, उन्हें तो वो तो कहे
पूछिए ईडी से कि आपको ऐसी कौन सी मुसीबत थी कि आपने इलेक्शन के टाइम पे एक सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया। ऐसी कौन सी आप अथॉरिटी, इतने बड़े बड़े इनके पार्टी में भ्रष्टाचारी हैं। देखिए अश्वनी जी, आपको चुनाव से पहले जेल में डालने की क्या स्थिति थी, भले ही कोई कुछ भी कर रहा था। लक्ष्मण, देखिए उन्होंने अब रुक जाइए बबीता जी, बबीता बोलिए अश्वनी जी। हाँ संजय जी, देखिए मैंने नहीं कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 308 करोड़ का मनी ट्रेल है। भाई जमानत अगर संजय सिंह, अरे इनको जरा शांत कराइए। बोलिए बोलिए अश्वनी जी बोलिए। तो देखिए बबीता जी सुन सिंह लीजिए। को जमानत मिल गई, वही कोर्ट है, बड़ा अच्छा काम किया। संजय सिंह को जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिल रही है, कोर्ट बहुत बुरा है, भाजपा बहुत बुरी है। मनीष सिसोदिया जी को नहीं मिल रही है, कोर्ट बड़ा बुरी है। और भ्रष्टाचारी ये लोग हैं, चोरी ये लोग करेंगे। जो विद्यालय बनाना चाहिए वहां मदिरालय बनाया इन लोगों ने। और शिक्षा पर तो इतना बढ़िया काम किया इन लोगों ने, ना अध्यापकों की तनख्वाह दी दिल्ली में, न 2 लाख बच्चों के जो है वो किया, और ना ही शिक्षकों की भर्ती की। जब कोर्ट ने पूछा कि आपके कितने नेताओं के बच्चे इन सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो जवाब नहीं था आम आदमी पार्टी के पास। यही मनीष सिसोदिया हैं, बहुत बढ़िया स्वास्थ्य मंत्रालय चल रहा था इनका, और उनकी पत्नी मेदांता गुड़गांव में अपना इलाज कराती थी, यहाँ इलाज नहीं कराते थे। और वो घोटाले, जो एक वो अस्पताल खुला ना हो हल्ला क्लिनिक, उस हो हल्ला क्लिनिक में भी घोटाले हुए। हर जगह जहां जहां पांव पड़े लंठन के हो गया बंटाधार। इन लोगों ने शिक्षा में घोटाला, शराब में घोटाला, स्कूल में, अस्पताल में, हर जगह घोटाला, नल में, जल में, जहां मौका मिला इन लोगों ने घोटाले किए। और रही बात अब कांग्रेस की, कांग्रेस का सिर्फ एक और एक सवाल प्रखर भाई बहुत थे, आरोपित कर रहे थे। अरे भाई चुप रहिए, लगातार बोलने से बीबी से लंदन नहीं हो जाएंगी आप। सारे चोर आपके अंदर पड़े हुए हैं, जमानत करा के ले आइए वहां से। देखिए प्रखर भाई ने जो कहा, जितनी चीजें, मैं ये 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। अपना समय आदमी भूल जाता है, और सोनी साहब थोड़ा सा ध्यान आकृत, बहुत बढ़िया समीक्षा की, मैं साधुवाद देता हूं सोनी साहब को। मगर सोनी साहब 2-3 चीजें थी कांग्रेस की चीजें जो है, 18 दलों के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि माई बाप हमको बड़ा परेशान कर रही है ईडी सीबीआई, आप बचाइए इनसे। वहां पर इन लोगों को इतना तगड़ा तमाचा पड़ा कि भाई आप लोग जाइए, संस्थाएं ठीक काम कर रही हैं। और वही सुप्रीम कोर्ट जब यूपीए की सरकार थी तो कहा था कि सीबीआई पिंजरे का तोता है। अंतर देख लीजिएगा, सीबीआई के, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड इन लोगों का अब बहुत अच्छा किया इलेक्ट्रल बॉन्ड में। भाई चंदा खाए ये लोग भी, उसका नाम कोई नहीं लेगा, भाजपा ने ही सब चोरी कर ली। तीसरी चीज, तो अब आइए ईवीएम पर जो है किस तरीके से तमाचा पड़ा, सारा रोना बिलाप खत्म हो गया संजय जी। अब ईवीएम का रोना खत्म हो गया तो अब क्या रोएंगे ये लोग। तो भाई अब नई नई चीजें आएंगी, कभी डीप फेक वीडियो आएगा, कभी कुछ गलत फहमी पैदा की जाएगी, कभी जो आरक्षण का मामला है जो मुसलमानों को नहीं देना था, संविधान में व्यवस्था नहीं है, तो पहले 17 जातियों को दिया, फिर 19 जातियों को दिया, फिर जो है सारे मुसलमानों को इन लोगों ने 4% आरक्षण दे दिया, ओबीसी डिक्लेयर कर दिया। अब भाई हम उसके खिलाफत करेंगे ही करेंगे, और वो खिलाफत करने के बाद अब हमारे प्रखर भाई हमारे ऊपर फायर जरूर रहेंगे, क्योंकि इनके मुद्दे हम इनसे छीनते जा रहे हैं। इनके पास न नीति है, न नियत है, न नेता है, न मुद्दे हैं इनके पास। आज सिर्फ और सिर्फ एक चीज चल रही है, देश अपने विकासशील की तरफ, विकासशील से विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है। देश को बेहतर व्यवस्थाएं मिल रही हैं मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ। तो ये नहीं बचेगा इन लोगों को। और मैं संजय जी कहूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रखर भाई को और सबको बुला लीजिएगा 4 तारीख को, हमको भी बुला लीजिएगा। इन लोगों का फोन बंद मिलेगा, मेरा फोन खुला मिलेगा। मैं बिल्कुल, ये तो है, ये 4 तारीख तो बहुत कुछ कहेगा। विनय जी लगभग सभी लोगों को आपने भी सुना, योगेश जी तो बकायदा थोड़ा, क्योंकि उनके अंदर पीड़ा ज्यादा रहती है तो वो थोड़ा बोल देते हैं सारी चीजों को, और बड़ा एकदम कहते हैं ना, एकदम पूरे तीर निशाने पर जाता है उनका। और अगर हम देखें विनय जी, इस 2024 के चुनाव को आप, क्योंकि झारखंड और बिहार बड़ा महत्वपूर्ण है इस वक्त, बिहार भी और झारखंड भी, ऐसे में हिंदी बेल्ट की हमेशा बात होती रही है, और हिंदी बेल्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत रही है वो भी आपको पता है।
तो इस 2024 के इस चुनाव में जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें जो इंडिया गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों को अगर आपको हम बोलें कि झारखंड बिहार को देखते हुए एक सधी हुई टिप्पणी करें तो क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जहां तक दोनों राज्यों का सवाल है तो बिहार एक ऐसा राज्य है पूरे उत्तर भारत में जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। और झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी लेकिन अपने बलबूते पर। जब भी सरकार बनी तो गठबंधन के सहारे वहां सरकार बनी। बिहार में तो कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनती रही, नीतीश कुमार की बैसाखी पर भारतीय जनता पार्टी चलती रही। तो ये मेरे ख्याल से खास करके बिहार का जो इलाका आज का बिहार है वो सबसे डिफिकल्ट स्टेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी, क्योंकि यहाँ जो सधे नेता है लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है, तो ये लोग अपना इनका जनाधार है। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी जितना आगे जाना चाहती थी उतना जा नहीं पाई। झारखंड में भी वही कमोबेशी स्थिति रही। जब से झारखंड का निर्माण हुआ 2000 में 15 नवंबर, तब तक से वो कभी जदयू आजसू के सहयोग से सरकार चलाती रही। पिछले 5-4.5 साल से तो हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन की सरकार चल रही है और बहुत अच्छी सरकार चल रही। कई बार प्रयास हुआ लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो काफी लंबा आंकड़ा हेमंत सोरेन के पास रहा। कई लोग आज भी कहते हैं, याद होगा जब 78 में चरण सिंह जबरदस्ती इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करा दिए। कई नेता उस समय नहीं चाहते थे कि चरण सिंह गिरफ्तार कराए इंदिरा गांधी को, और वही गिरफ्तारी कांग्रेस की वापसी का कारण बन गया पूरे देश में। 80 में जो 77 में कांग्रेस का सफाया पूरे देश में हो गया, 80 में कांग्रेस की वापसी हो गई। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो कार्रवाइयां होती है उससे जनता में भी एक मैसेज जाता है। और मुझे लग रहा है कि इन दो राज्यों में कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन के लोग तो नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन जनता जरूर लड़ रही है। गठबंधन पर आप सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनता जरूर कुछ कर सकती है, लेकिन आजकल जनता की बात जो है वो हर कोई कर रहा है। सोनी जी, एक टिप्पणी आपसे लूंगा दिल्ली की वर्तमान जो गठबंधन के बाद के जो तस्वीरें हैं उसे लेकर। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि गठबंधन होने के बाद जो मौजूदा सरकार होती है उसकी भी चुनौती बढ़ जाती है। तो इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप उड़ते तौर पे बात करें, कयास पर बात करें तो एक अलग बात हो जाती है। अगर मैं आंतरिक बात करूं तो गठबंधन की जो स्थिति है वो जैसे अगर आप गठबंधन का परिवेश देखेंगे तो अगर आप सपा का और कांग्रेस का देखेंगे तो वो गठबंधन समझ में आ रहा है कि वो एक गठबंधन। अगर आपको कुछ पुराने कालखंड सन 2019 में अगर सपा बसपा का गठबंधन जो केवल लोभ के आधार पे था, उसमें इतना गठबंधन था कि हम इस पे अपने प्रत्याशी लाएंगे, जिताएंगे और वो गठबंधन तोड़ देंगे। तो अगर गठबंधन की सक्रियता आप देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी और स्पष्ट नजर नहीं आती। ये गठबंधन लोभ का गठबंधन है, क्योंकि एक दूसरे को समझाने के अंदर, एक दूसरे को बताने के अंदर दोनों तरफ के लोग उतनी तरीके से काम नहीं कर पा रहे जितनी तरीके की अपेक्षा की जा रही थी। अगर आप जमीनी तौर पे बात करेंगे, ग्राउंड पे बात करेंगे तो एक दूसरे की कोई भी प्रशंसा करके या एक दूसरे के लिए कोई भी प्रेरित करने के लिए काम नहीं कर रहे। ये कहानी कहां पलटती है संजय भाई? जब अरविंद केजरीवाल जेल में चले जाते हैं तो सबसे बढ़िया मौका मिलता है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को खत्म करके नहीं आई थी, सॉरी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खत्म करके आई थी। उसका आम आदमी पार्टी का जितना वोटर है वो 85% लगभग कांग्रेस का वोटर है। तो कांग्रेस ने आंतरिक तौर पे, अंदरूनी तौर पे बहुत खुशियां मनाई उनके कार्यकर्ताओं। चलिए बिल्कुल, और वो खुशियां इतनी मनी, सोनी जी समय खत्म हो गया, वो खुशियां इतनी मनी सोनी जी कि उसमें अरविंदर लवली जी ने इस्तीफा दे दिया। जो वो खुशियां थी वो इतनी सामने आ गई। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक मतदाता अपना जोश खुलकर नहीं दिखा रहा है, लेकिन सियासी दलों की तरफ से उन्हें प्रभावित करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़े जा रहे। हर रोज नए नए गुना भाग हो रहे हैं, हर दिन पाला बदलने की खबरें भी आ रही है, भड़काने वाले बयानों पर भी जो सब लोगों की नज़रें हैं वो भी ज़्यादा है, बीच बीच में विवादित भाषण भी खूब हो रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में जो सत्ता का सिंहासन है वो किसकी तरफ जाता है। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।